व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? इट्स सो गुड टू सी यू ऑल अगेन। वेलकम बैक टू चैनल। होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। सो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ एजेंसी, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो में वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट लॉ चैप्टर 3 एजेंसी। फिर आज मैं कंप्लीट नोट्स के साथ वन शॉट में हम आज इसको ख़त्म करेंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी काइंड ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एजेंसी। जैसे कि एंसन ने अपनी डेफिनेशन में ये कहा है कि जो जनरल रूल ये कहता है कि एक जो अकेला मैन है कैन नॉट डील विद अनदर पर्सन, उसको राइट एंड लाइबिलिटीज को डिफाइन नहीं कर पाता, इम्पोज नहीं कर पाता, जेट उसको एक तीसरा पर्सन जो है उसमें हायर करना पड़ता है। तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो उसी के द्वारा एम्प्लॉय किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ब्रिंगिंग इनटू लीगल रिलेशन विद द थर्ड पार्टी। सो ऐसे कह सकते हैं कि एजेंट जो है वो प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन के बिटवीन एक लिंक की तरह काम करता है, जो उनको लिंक बनाते हैं, उनमें उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, प्रिंसिपल की राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को इम्पोज करता है थर्ड पर्सन की तरफ, और उनकी कंप्लाइंस करता है उनके कॉन्ट्रैक्ट को विद इन द लीगल प्रोविजन, कॉन्ट्रैक्ट को लीगल बनाने के लिए। चलिए, डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट की डेफिनेशन कैसे दी गई है। ये जो एजेंट है वो पर्सन एम्प्लॉयड होता है किसी भी एक्ट को करने के लिए, किसी दूसरे पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए विद द थर्ड पार्टी, और जो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिसके बिहाफ पर वो एक्ट कर रहा होता है, जिसके द्वारा वो एम्प्लॉय किया जाता है, वो उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है। सो इसके एजेंशियल एलिमेंट्स भी हैं कि एजेंसी के एजेंशियल एलिमेंट्स है, किस तरह एजेंसी जो है वो बनती है, इसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आता है प्रिंसिपल जो है मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट माइंड का, मस्ट बी ऑफ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मेजोरिटी ऑफ एज का होना चाहिए जो कि सेक्शन 11 में दी गई है, साउंड माइंड का होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मस्ट नॉट बी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। ठीक है। सो ये उसकी रिक्वायरमेंट होती है प्रिंसिपल की, तभी वो एजेंट को हायर कर सकता है। सो इसी तरह से साइमल्टेनियसली एजेंट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसी एजेंसी को पूरा करने के लिए, लेकिन कोई भी एजेंट जो है वो, कोई भी पर्सन जो है वो एजेंट बन सकता है। ये रिमार्क किया गया है एंसन के द्वारा, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नेसेसरी नहीं होती किसी दूसरे पर्सन को किसी तीसरे पर्सन के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए एज एन एजेंट। कोई इन्फेंट पर्सन भी एजेंट बन सकता है, क्योंकि उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी लाइबिलिटी है, वो उसके प्रिंसिपल के द्वारा शील्ड की जाती है। लेकिन 184 सेक्शन जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ये क्लियरली प्रोवाइड करता है कि जो एजेंट जो है वो भी जिसको थर्ड पर्सन के सामने उसको रिप्रेजेंट करना होता है, कोई भी पर्सन ऐसा एजेंट नहीं बन सकता जो इन्फेंट हो, यानी कि साउंड माइंड का ना हो, मेजॉरिटी ऑफ एज का ना हो। तो किसी रिस्पॉन्सिबल को लेने के लिए, इन द बिहाफ ऑफ द प्रोविज़न को करने के लिए जो कंटेन की गई है, उसको पूरा करने के लिए एजेंट की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। फिर आता है नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी। किसी एजेंसी को क्रिएट करने के लिए कोई कंसिडरेशन की ये नेसेसरी नहीं होती। ये एक अनदर जनरल रूल है जो कि सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए गए। अब वैसे तो 3 एक्सेप्शन है कंसिडरेशन के, इसको हम एज ए चौथी एक्सेप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं कि देयर इज़ नो कंसिडरेशन इज़ नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि हमारा है फिडुशियरी पोजीशन ऑफ एजेंट। अगर मैं केस की द्वारा बात करूं तो इन श्रीमती चंद्रकांता जे मोदी एंड नरेंद्र जनतालाल मोदी वर्सेस वद्दालाल बप्पालाल मोदी एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया है कि जो फिडुशियरी एजेंट विज जो उसका प्रिंसिपल है, जो उसकी जजमेंट दी गई है, ये वेल सेटल किया गया है कि जो किसी एजेंट की पोजेशन होना, उसका पोजेशन उसके प्रिंसिपल का पोजेशन होता है। तो ये आपको समझ में आएगा जब आप डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट करेंगे, जिसमें पहला एजेंट आता है डेल क्रेडिट एजेंट। एक मर्केंटाइल एजेंट होता है जो एक्स्ट्रा कमीशन टेक करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उस पर्सन की जिसके साथ वो कॉन्टैक्ट कर रहा होता है रिप्रेजेंट करने के लिए। और अगर कोई तीसरा पर्सन, थर्ड पार्टी अपना फेलियर हो जाए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को, लाइबिलिटी को लेकर, तो ये उसको उसकी लाइबिलिटी को फुलफिल करता है। बट ऑल्दो अगर जनरल टर्म की बात करें, ऑर्डिनरी सेंस की बात करें, जो एजेंट एक बार अगर प्रिंसिपल और थर्ड पर्सन में इंटरमीडिएट लिंक बना दे तो वो फिर एजेंट इज़ नो मोर लॉन्गर लाइबल फॉर द फुलफिलिंग ऑफ लाइबिलिटी, जो कि एज अ डेल क्रेडिटर की होती है। डेल क्रेडिटर एक्स्ट्रा कमीशन पर उसको हायर किया जाता है उसकी लाइबिलिटी को फुलफिल करवाने के लिए, अगर वो फेल हो जाए। बट एजेंट अगर वह एक बार लिंक बना दे तो वो नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट आता है पक्का आरटीआई एक एजेंट होता है जिसको गुड हैंड ओवर की जाती हैं गुड्स उसके प्रिंसिपल के द्वारा, और अगर एक्चुअल सेल्स ऑफ द गुड्स जो है वो एजेंट के अपने अफेयर के साथ होती है, वो अपने
सच एजेंट इज फाउंड इज वेग इन बॉम्बे मार्केट। उसकी अथॉरिटी होती है ट्रांजैक्शन को खुद की नेम के साथ एंटर करना और वो खुद के नेम के साथ उसको मैनेज करना। फिर आता है ब्रोकर। ये भी एक मर्केंटाइल एजेंट है जो प्रिंसिपल के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है किसी सेल और परचेज अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर। ना तो वो एंटर कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट में खुद के नेम के साथ, ना ही वो खुद के नेम के साथ पेमेंट रिसीव कर सकता है और ना ही कैंसिल कर सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को। सो उसकी जो आई थिंक फिड्यूशियरी पोजीशन यहाँ पर लिमिट होती है ब्रोकर की, ठीक है। सो ये कुछ इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो द ब्रोकर एक एजेंट प्राइमरली एम्प्लॉय किया जाता है उसके प्रिंसिपल के द्वारा जस्ट फॉर द नेगोशिएटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। सो उसका कोई पोजेशन भी नहीं होता गुड्स के ऊपर। लेकिन जब बात करें हम फैक्टर की, तो फैक्टर क्या है, उसका पोजेशन भी होता है, कंट्रोल भी होता है। जो प्रिंसिपल के द्वारा जो अपने प्रिंसिपल के लिए वो गुड्स सोल्ड करता है उसके ऊपर उसका पोजीशन भी होता है, कंट्रोल भी होता है। जैसे कि उसका पोजीशन होता है गुड्स के ऊपर, अथॉरिटी होती है अपने नाम पर उस गुड्स को सेल करने के लिए, और जनरल डिस्क्रेशन होती है सेल को करने के लिए। वो गुड्स क्रेडिट पर भी सेल कर सकता है, प्राइस भी रिसीव कर सकता है और गुड डिस्चार्ज भी कर सकता है बायर को। बट उसकी अथॉरिटी जो है वो कॉमन लॉ की तरफ देखी जाए तो उसकी थर्ड पार्टी के द्वारा उसकी जो अथॉरिटी है वो रिस्ट्रिक्टेड भी की जा सकती है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, कैन नॉट रिस्ट्रिक्टेड एट द कॉमन लॉ अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। फिर लास्ट आता है एजेंट, जो कि मेरा ऑक्शनरी होता है। आपने इवेंट देखे हो जहाँ पर किसी प्रॉपर्टी को, किसी लैंड के ऊपर, किसी बिल्डिंग के ऊपर बोली लगाई जाती है। जो वो बोली लगाने वाला एजेंट होता है, जो लगवा रहा होता है, वो ऑक्शनरी बोलते हैं उसको, जो सेलर के लिए वो प्रॉपर्टी सेल करता है किसी ऑक्शन में और उसकी जितनी भी अनाउंस करता है, हैमर करता है, जितना कुछ भी करता है वो एज अ कस्टमरी मेथड के द्वारा वो करता है। एंड ऑक्शनरी उसकी अथॉरिटी होती है सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन उसको सेलर देता है उसके अकॉर्डिंग ही सेल करना। ऑक्शनरी को कमीशन दी जाती है सेल को कंडक्ट करवाने के लिए। गुड्स जो है वो मिनिमम प्राइस जो प्राइस सेलर के द्वारा फिक्स होता है उसी पर ही वो कर सकता है, और उसका जो राइट होता है वो रिजर्व किया होता है सेलर और वन पर्सन और द सेलर ऑन बिहाफ में बिड एट द ऑक्शन, ठीक है। फिर आते हैं ड्यूटीज़ ऑफ एजेंट। एजेंट की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती है जो उसका प्रिंसिपल उसको देता है। सेकंड आते हैं उसकी ये ड्यूटी रहती है कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करे उसमें उसकी ड्यू केयर एंड स्किल इन्वॉल्व होना चाहिए, डेलीगेंसी इन्वॉल्व होनी चाहिए। फिर आते हैं ड्यूटी टू कंडक्ट बिजनेस पर्सनली। एजेंट जो मस्ट है वो पर्सनली परफॉर्म होता है किसी वर्क को करने के लिए, अनलेस जो डेलीगेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा परमिट की जा सके। कस्टम और नेसेसिटी भी इसमें आती है। फिर आता है ड्यूटी टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स। जो जितने भी अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है उसको रेंडर करना, उसको मेंटेन करना, ये एजेंट की ड्यूटी होती है। और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में कम्युनिकेट करना प्रिंसिपल को, एजेंट को, प्रिंसिपल कम्युनिकेशन एजेंट के साथ, ये उसकी ड्यूटी होती है। ड्यूटी ऑफ गुड फेथ एंड लॉयल्टी, जितना भी काम भरोसे में रहकर और लॉयल्टी के साथ करना होता है। ड्यूटी टू नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट। द एजेंट जो है मस्ट बी एनी अनडिस्क्लोज, अगर पर्सनल प्रॉपर्टी बनाता है एजेंसी में तो वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ड्यूटी नॉट टू डील ऑन ओन अकाउंट। कुछ एजेंट्स की ड्यूटी ऐसी होती है, फैक्टर और उनको पक्का आरटी को छोड़कर जो ऐसे एजेंट्स वो खुद के अकाउंट जब तक प्रिंसिपल ना कहे तब तक नहीं बना सकता। ड्यूटी टू पे सम रिफीट, जितना उसको सम अमाउंट रिसीव हुई होती है उसको उतना ही देना पड़ता है, उसमें कोई सीक्रेट प्रॉफिट नहीं रखना पड़ता। ड्यूटी टू प्रोटेक्ट प्रिंसिपल इंटरेस्ट। एमरजेंसीज में एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को कर सके। फिर इसके राइट्स भी हैं। एवरी कॉइन हैज़ अ टू साइड्स, दैट इज राइट्स ऑफ एन एजेंट इफ ही हैव ड्यूटी। सबसे पहले आता है राइट टू रिम्यूनरेशन। अगर अपनी ड्यूटीज़ और डेलीगेंसी के साथ अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है तो उसको रिम्यूनरेशन देने का पूरा हक है। राइट ऑफ रिटेनर, एजेंट जो है वो रिटेन भी कर सकता है मनी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर जितने भी एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो उनको वो रिटर्न कर सकता है। फिर आते हैं राइट ऑफ लीन। अगर उसको उसकी कमीशन नहीं मिलती तो प्रिंसिपल की गुड्स के ऊपर उसका कब्जा भी हो सकता है, ये उसका राइट होता है। राइट टू इंडेम्निफिकेशन, एजेंट का फुल राइट होता है कि वो अपने प्रिंसिपल के द्वारा लॉफुल एक्ट्स के लिए और अपनी अथॉरिटी के लिए उसको इंडेम्निफिकेशन मिल सके। राइट टू कंपनसेशन फॉर इंजरी, एजेंट जो है वो इंजरीज और लॉसेस जो प्रिंसिपल के नेगलेक्ट या लैक ऑफ स्किल की वजह से हुई होती है उसकी कंपनसेशन भी मांग सकता है। राइट टू स्टॉप वर्क, एजेंट मना भी कर सकता है किसी भी टाइम अपने काम को पूरा करने के लिए, वो मना भी कर सकते हैं, रिफ्यूज़ करते। राइट टू स्यू थर्ड पार्टीज़ को वो कि सर्टेन केसेस में स्यू कर सकते हैं, जहाँ तो पर्सनली करेगा, अगर वो खुद के नेम पे पर बिजनेस करे तो वो खुद कर सकता है। लेकिन प्रिंसिपल का जहाँ पर प्रिंसिपल डिस्क्लोज नहीं है तो वो खुद के नेम के अंडर वो उनको स्यू कर सकता है। राइट टू डेलीगेट, अब जब
को सब इस सर्टेन केसेस में जब एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करता है तो वो अपनी जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट कर सकता है जो प्रिंसिपल सब एजेंट्स में जो प्रिंसिपल के द्वारा लॉ होते हैं, जहाँ तो कस्टमरी इन ट्रेड, जहाँ नेसेसरी हो जाए किसी नेचर ऑफ वर्क इस और ड्यू टू इमरजेंसी में जब सब एजेंट हायर करे होते हैं तो उस केस में वो अपनी अथॉरिटी डेलीगेट भी कर सकता है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एजेंसी इन वन शॉट. आई होप यू गॉट इट वेरी वेल. थैंक यू सो मच फॉर watching this as so long. I hope you are getting the concept. So thank you. Have a nice day.